एक बार महारानी के भाई ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। जब सम्राट को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बहनोई को राजधानी छोड़ने और फिर कभी वापस न आने का आदेश दिया। हालांकि रानी का भाई, जो एक दरबारी भी था, महल छोड़ना नहीं चाहता था। उसे शाही जीवन के सभी सुख कहाँ मिलते। रानी की सिफारिश पर उसे दरबारी नियुक्त किया गया था। अब जब वह दोषी पाया गया तो सम्राट उससे नाराज था। वह अपनी बहन रानी के पास गया और उससे अनुरोध किया कि वह बादशाह के पास जाए और उससे अपने आदेश वापस लेने का अनुरोध करे। रानी चिंतित और दुखी थी क्योंकि उसके भाई ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। अकबर महिलाओं का बहुत सम्मान करता था। वह कभी भी महिलाओं को बर्दाश्त नहीं करता था। 4. किसी महिला का अपमान करने वाले को भी नहीं। लेकिन रानी ने अपने भाई की खातिर सम्राट के पास जाने का फैसला किया। रानी ने सम्राट से दया की गुहार लगाने के बजाय उनसे बहस करते हुए कहा कि उनका भाई एक शाही परिवार से है और इसलिए उसे दूसरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का पूरा अधिकार है और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। रानी ने मांग की कि उसके भाई को महल में दरबारी के रूप में बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन बादशाह ऐसी दलीलों के आगे झुकने को तैयार नहीं था। उसने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके विपरीत एक शाही व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक अनुशासित होना चाहिए। अब तुमने भी अपनी अनुचित मांग और अशिष्ट व्यवहार से मुझे नाराज कर दिया है। तुम्हें भी 2 दिन के भीतर यह महल छोड़ना होगा। चूंकि तुम मेरी रानी हो, इसलिए मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुम इस महल से अपनी पसंद की कोई भी कीमती चीज अपने साथ ले जाओ। रानी आंखों में आंसू लिए सम्राट के कमरे से बाहर आई। क्या हुआ, बहन? उसके भाई ने पूछा। रानी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सम्राट के पास गई थी और उनसे कहा था कि एक शाही व्यक्ति को शरारती और घमंडी बनने का अधिकार है। यह सुनकर सम्राट मुझ पर भी क्रोधित हो गए और मुझे 24 घंटे के भीतर महल छोड़ने का आदेश दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। रानी रोने लगी। केवल बीरबल ही आपकी सहायता कर सकते हैं, महाराज, एक दासी ने सुझाव दिया। नहीं, रानी के भाई ने चिल्लाकर कहा। मुझे बीरबल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि बादशाह को उससे इतना लगाव क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल का नाम सुझाना सही है। इस समय दुनिया में वही एकमात्र है जो इस बुरे समय में हमारी मदद कर सकता है। उसकी मदद लेना उचित है, रानी के भाई ने सोचा। इसलिए बीरबल को रानी के कक्ष में बुलाया गया। रानी ने बीरबल को सारी कहानी सुनाई और कोई रास्ता निकालने का अनुरोध किया ताकि बादशाह अपना अपराध वापस ले ले। क्या उसने तुमसे कहा था कि तुम अपने साथ सबसे कीमती चीज ले जाओ? बीरबल ने पूछा। हाँ, उसने ऐसा किया, रानी ने उत्तर दिया। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जोटा, एक विवाहित महिला अपने पति से ज्यादा क्या पहनती है? और कभी भी एक सेंट सनल? बिल्कुल, बीरबल ने कहा। आपको अपने साथ अपना पति भी ले जाना चाहिए। तब बीरबल ने रानी को अपनी योजना सुनाई और उसे आगे बढ़ने और तदनुसार कार्य करने के लिए कहा। योजना के अनुसार 1 गिलास शरबत में नींद लाने वाली दवा मिलाकर सम्राट को दी जानी थी। रानी ने शरबत के गिलास में दवा मिलाकर सम्राट को दी और कहा, मैं जा रही हूं। कृपया मेरे द्वारा या आपके द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया यह शरबत पी लें। जानूस एवर और रिटो एनो। बादशाह ने शरबत पिया और कुछ देर बाद सो गया। तब रानी ने अपने सेवकों की सहायता से बादशाह को बाहर निकाला और पालकी में बिठाकर अपने आदमियों को उसे ले जाने की आज्ञा दी। रानी अपनी पालकी में बैठ गई और फिर उसके सभी आदमी और दलन की शाही महल से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर स्थित रानी के पिता के घर की ओर चल पड़े। रानी के पिता अपनी बेटी के अचानक आने पर आश्चर्यचकित हो गए। तभी उनकी नजर पालकी में सो रहे सम्राट पर पड़ी। वह यह सब देखकर अचंभित रह गए और मुश्किल से कुछ बोल पाए। रानी ने अपने पिता को महल में घटी सारी घटना बताई। उसने यह भी बताया कि यह बीरबल ही था जिसने उसे सम्राट का शव ले जाने की सलाह दी थी, उसे अपइरिट प्रिविसा दवा के प्रभाव में सोने के लिए भेजने के बाद। लेकिन जब सम्राट जागेगा तो क्या होगा? रानी के पिता ने कहा। वह तुम्हें अवश्य दंड देगा। अब जब मैं उसे यहां ले आई हूं तो मैं अपने साथ होने वाली किसी भी घटना के लिए तैयार हूं, रानी ने कहा।
सम्राट को अंदर ले जाओ। सम्राट को अंदर ले जाया गया। सम्राट की नींद खुली और उसने खुद को अपनी सास के घर में पाया और रानी उसके पास बैठी थी। सम्राट क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मुझे यहां कौन लाया है? कौन अपना सिर कटवाना चाहता है? रानी ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि ऐसा आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुन लें। हाँ, यह 41 है। 18। सम्राट का सपना। एक रात बादशाह अकबर ने स्वप्न में देखा कि उनके एक दांत को छोड़कर बाकी सभी दांत गिर गए हैं। अगली सुबह उसने राज्य के सभी ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपने अजीब सपने के बारे में बताया और उसका अर्थ पूछा। ज्योतिषियों ने सम्राट के स्वप्न पर चर्चा की और अंत में कहा, महाराज, आपके सपने का अर्थ है कि सभी तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे पहले मर जाएंगे। बादशाह ज्योतिषियों पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें दरबार से बाहर जाने को कहा और बीरबल से उनके सपने की व्याख्या करने को कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, आपके सपने का निश्चित रूप से बहुत शुभ अर्थ है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से कहीं अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बादशाह बीरबल की स्वप्न व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसे अच्छा इनाम दिया। 19। कवि और अमीर आदमी। एक दिन एक कवि एक धनी व्यक्ति से मिलने गया। वहां उसने उसे कई कविताएं सुनाई और उम्मीद जताई कि धनी व्यक्ति उसे अच्छा इनाम देगा। लेकिन धनी व्यक्ति बहुत कंजूस था। उसने कहा, मेरे प्यारे कवि, मैं आपकी कविताओं से बहुत खुश हूं। कृपया कल आइए, मैं आपको बहुत खुश कर दूंगा। अगले दिन अच्छा इनाम पाने की आशा में कवि खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह धनी व्यक्ति के घर गया। वहां धनी व्यक्ति ने कहा, आदरणीय कवि, जिस तरह आपने अपनी कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न किया है, उसी तरह मैंने भी आपको आज आमंत्रित करके आपको प्रसन्न किया है। जैसे आपने मुझे कुछ नहीं दिया, उसी तरह आपको भी कुछ नहीं मिला। अब क्या इससे हमारा हक नहीं बनता? 33। बाल रंगना। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों के नाम के साथ वान, बान जैसे शब्द जुड़े होते हैं, वे स्वभाव से बहुत झगड़ालू होते हैं, जैसे गाड़ीवान, कोचवान, दरबान आदि। यह सुनकर बीरबल ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेहरबान। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। बुढ़ापे की वजह से बादशाह के बाल सफेद होने लगे थे। इसलिए बादशाह ने अपने सफेद बालों को काले रंग में रंगवा लिया। एक दिन अनौपचारिक बातचीत के दौरान बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या इस रंगाई से मेरे सिर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? बीरबल ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति अपने बाल रंगता है, उसका सिर नहीं रहता। एक बूढ़ा व्यक्ति फिर से जवान कैसे हो सकता है? बादशाह शर्मिंदा हो गया और तब से उसने कभी ऐसा नहीं किया। 34। चोर पकड़ने के लिए। एक व्यापारी जो जवाहरात पहनने का बहुत शौकीन था, नहाते समय उसका हीरे का हार खो गया। उसने अपने सभी नौकरों से हार के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। अंत में वह राज दरबार में गया और शिकायत दर्ज कराई। बादशाह ने बीरबल को मामले को संभालने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आ जाओ। अगले दिन व्यापारी दरबार में पेश हुआ, उसके सभी सेवकों के साथ। बीरबल ने एक पहरेदार से लकड़ियों का एक बंडल लाने को कहा। फिर उसने व्यापारी के नौकरों से कहा, मैंने इन सभी लकड़ियों पर जादू कर दिया है। तुम में से हर एक छड़ी लेकर घर वापस जाएगा। कल सुबह दरबार में आना। अपनी अपनी लकड़ियां साथ लाना। हीरे का हार चुराने वाले नौकर की छड़ी का आकार 4 अंगुल की लंबाई तक बढ़ जाएगा। रात को जब सब गहरी नींद में थे, तो चोरी करने वाले ने चाकू से अपनी छड़ी 4 अंगुल छोटी कर ली। अगले दिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। बीरबल ने सभी नौकरों की छड़ियों की बहुत ध्यान से जांच की। जब उसने उस नौकर की छड़ी देखी जिसने छड़ी छोटी की थी, तो उसने बादशाह से कहा, महाराज, यह आदमी असली चोर है। चोरी करने वाले नौकर ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, कोई जादुई छड़ी नहीं थी।
लेकिन मुझे पक्का पता था कि हीरे का हार चुराने वाला नौकर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए छड़ी की लंबाई कम कर देगा। अब हार लौटा दो। सेवक ने हार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने हार व्यापारी को लौटाते हुए कहा, महाराज, किसी व्यक्ति के लिए रत्नों से लदे घूमना बुद्धिमानी नहीं है। 36। 3 गधों का बोझ। बादशाह और उनके दोनों बेटे अक्सर नदी पर जाया करते थे। कभी कभी बीरबल भी शाही परिवार के साथ होते थे। एक बार हमेशा की तरह वे बीरबल के साथ यमुना नदी में नहाने गए। बादशाह और उनके दोनों बेटे नदी के पानी में उतर गए। बीरबल किनारे पर ही रुककर उनके कपड़ों की देखभाल करने लगा। वह चुपचाप किनारे पर खड़ा होकर उनके सामान की रखवाली कर रहा था और खुशी खुशी स्नान का आनंद ले रहा था। चूंकि बादशाह हमेशा बीरबल को चिढ़ाने का मौका तलाशते रहते थे, इसलिए उन्होंने धीरे से अपने बेटों से कहा, चलो बीरबल का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम गधे का बोझ लेकर खड़े हो। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं एक नहीं बल्कि 3 गधों का बोझ लेकर खड़ा हूं। 38। दृष्टिहीन और दृष्टिहीन। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में किसकी संख्या अधिक है, दृष्टिहीन लोगों की या दृष्टिवान लोगों की? बीरबल ने कहा, महाराज, इस समय मेरे पास आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि अंधे लोगों की संख्या देखने वालों से अधिक है। अगले दिन बीरबल ने भीड़ भरे बाजार में एक लकड़ी की बिना बुनी हुई खाट रखी और उसे बुनना शुरू कर दिया। बीरबल के दोनों ओर 2 क्लर्क अपनी कलम और कागज लेकर बैठ गए। जल्द ही वहां एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, जो यह देखने आई कि क्या हो रहा है। वहां आए ज्यादातर लोगों ने पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? जिन लोगों ने यह प्रश्न पूछा था, उनके नाम वहां बैठे एक क्लर्क ने नोट कर लिए। जब बादशाह को पता चला कि बीरबल भीड़ भरे बाजार में चारपाई बुन रहा है, तो वह तुरंत वहां पहुंच गया और उसने भी वही सवाल पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बादशाह के प्रश्न का कोई उत्तर दिए बिना बीरबल ने अपने क्लर्क से कहा, पहली नोटबुक में बादशाह का नाम लिख दो। तभी सम्राट ने पहली नोटबुक देखी और पूछा, अंधों की सूची। लेकिन इस सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर क्यों लिखा है? बीरबल ने कहा, आपने मुझे चारपाई बुनते हुए देखा था, फिर भी आपने मुझसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? बादशाह ने देखा कि नोटबुक का एक भी पृष्ठ खाली नहीं था, जिसमें उन व्यक्तियों की सूची थी जो देख सकते थे कि पूरा हो गया। लेकिन पहली नोटबुक लगभग भर चुकी थी। तब बीरबल ने पूछा, महाराज, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि अंधे लोगों की संख्या दृष्टिवान लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा है? जब बारात जयपुर पहुंची तो बीरबल अचानक बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा। दुल्हन ने अपने पति से पूछा, तुम्हारे भाई को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वह क्यों चिल्ला रहा है? बीरबल के भाई ने कहा, मेरा भाई बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। उसने घर में एक लोहे की छड़ रखी हुई है। एक बार जब वह क्रोधित हो जाता है, तो वह किसी पर भी ध्यान नहीं देता और घर में सभी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। तुम भी अपवाद नहीं होगे, उससे पिटाई सहने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखो। इसके अलावा यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। वह बहुत डर गई थी। वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, कृपया महोदय, मुझ पर दया करें। मैं मार नहीं सह सकती, लेकिन यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। तुम्हें यह सब सहना होगा, बीरबल ने गुस्से से कहा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने पति को जूतों से पीटना नहीं सिखाया है? अगर तुम्हारी माँ की कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं, तो हमारी भी कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं। दुल्हन रोने लगी। उसने कहा, मैं अपनी माँ के पद चिन्हों पर कभी नहीं चलूंगी। मैं अपने पति को कभी नहीं पीटूंगी। मैं जानती हूं कि मेरी माँ ने बहुत गलतियां की हैं। उन्हें आदर्श दंपत्ति के लिए अच्छा उदाहरण नहीं माना जा सकता। बीरबल तुरंत शांत हो गया। उसने नरम लहजे में कहा, बहन, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने और तुम्हारी माँ द्वारा अपनाई गई गंदी परंपरा को खत्म करने के लिए किया है। एक पत्नी तभी प्यारी बनती है जब वह अपने पति से प्यार करती है। कुछ दिनों बाद लड़की का पिता घर वापस जाने लगा। बीरबल ने उससे कहा, इतनी जल्दी मत जाओ। कुछ दिन और रुको। खाओ पियो, स्वस्थ रहो और फिर जाओ।
जब गरीब आदमी स्वस्थ हो गया तो बीरबल ने उसे एक रंगी हुई लोहे की छड़ दी और बताया कि उसे क्या करना है। दोनों साथ साथ राजधानी लौट आए। इस बीच कुटिल स्त्री अपने पति के लौटने की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने यह भी हिसाब लगा लिया था कि उसकी बेटी उसके दामाद को कितनी मार खाएगी। जैसे ही उसका पति वापस आया, उसने उसे बैठने को कहा और जूता हाथ में लेकर अपने पति को पीटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के जरिए बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने एक बड़ी से एक जाल तैयार करवाया। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर वह जाल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी सेब रखा और चुपके से जाल के पास छुपकर बीरबल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। उसने सेब देखा और उसे उठा लिया। फौरन उसका हाथ जाल में फंस गया। बादशाह तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, यह तुम हो, बीरबल। मेरे महल से इतनी सारी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं और चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल तैयार किया था। लेकिन तुम इसमें कैसे फंस गए? हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है।
अंग जवाब दे रहे थे। बीरबल को अब अच्छा मौका हाथ लगा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, क्योंकि यह बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है, इसलिए मैंने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, तभी मैंने आपके तीसरी बार पूछने पर कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही वह मस्त हाथी की तरह झूमने लगता है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे के समान व्यवहार करने लग जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। शराब की बातें चल रही थीं, इसलिए उसी वक्त बादशाह को शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज शराब पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए जहां शराब रखी थी, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह सारा माजरा समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है कि मैं शराब पीता हूं और वह शराब की बोतल मेरे ही कक्ष से उठाई गई थी। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। व्यक्ति को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। 12 किसके पाव सुंदर? बोरबल फौरन हो बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर अक्सर अपनी रानियों के साथ बाग में घूमने जाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थी। बेगम अपने पैरों को देख देखकर इतरा रही थीं, क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पाँव आपके पाँव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनानखाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। 52 किसके पाँव सुंदर? संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं? बीरबल में पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमाफिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थी, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पाँव सुंदर? 53 बोरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत हो बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभालकर नहीं बोल सकते?
तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की, बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी, इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। 66। जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। बालहठ पूरा करना संभव नहीं है। 14। मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछ न कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर होते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव के प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 62। झक मार रहे हैं। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, यह तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकत करने वाले को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए? बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत। आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए। शिक्षा। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए और बच्चों को सजा नहीं बल्कि प्यार देना चाहिए। 16। बादशाह का नाखून। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया।
यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस सपा का हल पूछा। 22 वर्तमान, भूत और भविष्य। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे 1, वह क्या है जो आज मौजूद है और बाद में भी रहेगा? 2, वह क्या है जो आज अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगा? 3, वह क्या है जो आज मौजूद है लेकिन बाद में अनुपस्थित हो जाएगा? उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ दिए जाने थे। इन कठिन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय बीरबल के, जिन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों का सही जवाब जानने के लिए यह आवश्यक है कि आप और मैं दोनों शहर में जाएं। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का वेश धारण कर शहर के बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में वे दोनों एक दुकान में घुसे। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें 1000 रुपए चाहिए। बच्चों के लिए एक मदरसा बनाने का प्रस्ताव है। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि वह पैसे साधुओं को दे दे तो बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारे पैसे लेते समय मैं तुमसे जो भी छोटा रुपया लूंगा उसके लिए तुम्हें जूतों से मारूंगा। दुकानदार के नौकरों को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और वे बीरबल को पीटने के लिए आगे आए। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं यह दंड लेने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुझे यह आश्वासन दिया जाए कि मेरे द्वारा दिया गया धन किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। इतना कहकर दुकानदार ने सिर नीचे किया और बीरबल से जूते मांगते हुए पूछा। बीरबल और बादशाह दोनों कुछ कहते हुए दुकान से चले गए। वे साथ साथ चल दिए और रास्ते में बीरबल चुप हो गया और बोला, देखा महाराज, इसका मतलब है कि दुकानदार को आज पैसे मिलेंगे और उसकी नेक नियत उसे इनाम दिलाएगी। 43 बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठकर पान चबा रहे थे। तभी उनकी नजर बादशाह के एक नौकर पर पड़ी जो सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। बीरबल ने उसे आवाज दी, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? और इतनी जल्दी में क्यों हो? सेवक ने कहा, महाराज ने मुझे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, बादशाह ने जब तुम्हें चूना लाने को कहा था तो उस समय क्या कर रहे थे? खाने के बाद मैंने महाराज को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में डाला और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मूर्ख, तुमने ही उनके पान में अधिक चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा। इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए उन्होंने तुमसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें इसे खाने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा, तुम मर जाओगे। नौकर बुरी तरह डर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहूं वैसा करो। देखो, मक्खन चूने का मारक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिला दो और चूना अपना असर खो देगा। इसलिए 1 सेर मक्खन में 1 सेर चूना मिला दो और फिर इसे बादशाह के पास ले जाओ। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार काम किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से कहा कि वह सारा चूना खा ले। नौकर ने पूरा चूना खा लिया। लेकिन फिर भी वह अगले दिन अपने तय समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित हुआ और यह तथ्य कि वह अभी भी जीवित था उसके क्रोध को और भड़का दिया। 9 रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है, बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। सारी सृष्टि। अकबर बीरबल की कहानियां। 9। रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है, बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। 10। एक जादुई धुन में। आली जहा, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक विनती लेकर आया हूं, बादशाह ने कहा। फरमाइए, पूरी तरह से आपकी विनती को सुना जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक बार आपने कहा था कि अगर बीरबल जैसी काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक, हम आज भी यही कहते हैं। साले साहब ने गर्व भरे अंदाज में कहा, जहांपनाह, मेरी परीक्षा ले लीजिए। अगर मैं खरा उतरूं तो मुझे बीरबल के पद पर चुन लीजिए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आपको दीवान का पद दे देंगे। उसी समय बादशाह ने कुछ विचार करते हुए अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म दिया। वह कनीज कोयले की डली को एक बहुत ही सुंदर रकाबी में रखकर बादशाह के सामने उपस्थित हुई। बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 अशरफी में किसी को भी बेच आए तो हम आपको बीरबल से ज्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब बड़े असमंजस में पड़ गए और अपने घर चले गए। वह मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले के बदले तो कोई एक अशरफी भी नहीं देगा। भला यह 10,000 अशरफी में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं?
बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए ही ऐसी योजना बनाई है। लेकिन बीरबल भी इस कोयले को 10,000 अशरफी में बेच नहीं सकता। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूं। इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वह बादशाह के सामने जाकर हारे हुए अंदाज में बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। इस कोयले के 10,000 अशरफी कोई नहीं दे सकता। यह तो 1 अशरफी का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में